ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कवर कर लिया था? हिमालय के बारे में, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में हिमालय के बारे में कवर कर लिया था। हमने हिमालय की दोनों थियरीज देख ली थी कि हिमालय को पढ़ने के लिए पहले उसके फॉर्मेशन के बेसिस पर उसे स्टडी किया जाता था, जैसे कि पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। लेकिन बाद में जो जियोग्राफर्स थे उन लोगों ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि इसके बारे ऐसे इसको स्टडी नहीं किया जाएगा। अब उन लोगों ने क्या कहा कि जो नदियां हैं, नदियों ने जिस तरीके से उन्हें काटा है हिमालय को, हम उन नदियों के बेसिस पर उसे पढ़ेंगे। तो नदियों के बेसिस पर 5 नदियां थी, जैसे इंडस था, ठीक है, इंडस। उसके बाद यहाँ सतलज था, फिर यहाँ से निकलती हुई अपनी काली थी, तीस्ता थी, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से दिहांग थी। तो उनके बीच वाले एरिया को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि इंडस और सतलज के बीच के एरिया को पंजाब हिमालय कहा गया, ठीक है। फिर सतलज और काली नदी के बीच के एरिया को कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच के नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच के एरिया को आसाम हिमालय, ठीक है। और इस तरीके से लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो कल का पूरा पोर्शन तो क्लियर हो गया था, ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि अच्छा, माउंटेन्स जो है वो पूरे भारत में कितने % एरिया पर फैले हुए हैं? माउंटेन्स 43% एरिया कैसे होंगे यार? माउंटेन्स तो यही 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 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 43% सबसे अधिक तो क्या है? लैंड फील्ड है, ठीक है, फील्ड है। उसके बाद प्लेटू आता है, ठीक है, फिर माउंटेन आते हैं, और कुछ 3% जो बचा हुआ एरिया रहता है तो क्या रहता है? रेगिस्तान यानी डेजर्ट रहता है ना। बरोबर, ठीक है। चलो, तो कल हमारा माउंटेन खत्म हो गया था। आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? जी, प्लेटूज के बारे में, कि भारत में प्लेटू कौन कौन सा एरिया को कहते हैं और उसकी क्या क्या खासियत है। तो प्लेटू पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी हमें एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्लेटू कहेंगे किसे, ठीक है। तो देखो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर मान लो कोई, जैसे कि मैं समझाता हूँ, ठीक है। जमीन का कोई उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। हाँ, देखो, मान लो ये क्या है? ये हमारा है समुद्र, यानी ओशियन है, ओशियन, ओशियन। इस ओशियन से अगर हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर देखें, ठीक है, मैं इसको 1000 मीटर की ऊंचाई मैं मान लेता हूँ कि ये एक लाइन में कर देता हूँ जो हमें बताएगा ये हाइट कितनी बताएगा। मान लो समुन्द्र की सरफेस से लेकर के ऊपर 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर कोई भी अपलैंड है, इसे क्या कहेंगे? उठा हुआ भूभाग, अपलैंड, अपलैंड। ये भी क्या है? अपलैंड, अपलैंड। ये भी क्या है? अपलैंड, अपलैंड, ठीक है। देखो, कोई भी उठा हुआ भूभाग, जमीन का वो पोर्शन जो समुद्र के सतह से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो, और ऊपर क्या हो? एक पीक हो, पीक दिखाई दे रहा है, पीक, इसे हम क्या कहेंगे? माउंटेन, माउंटेन, ठीक है, माउंटेन। लेकिन अगर वही कोई पोर्शन, जमीन का उठा हुआ भूभाग 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पर पीक ना हो, नो पीक्स, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लेटू, PLATEA, प्लेटू। लेकिन वही कोई जमीन का उठा हुआ पोर्शन जो 1000 मीटर से नीचे हो और उसका एक पीक हो, तो उसे क्या कहेंगे? हिल, ठीक है। और वही जमीन का उठा हुआ पोर्शन जो 1000 मीटर से नीचे हो और उसमें कोई पीक ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? हिल, यानी मैदान, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग माउंटेन, हिल्स, प्लेटू और फील्ड को कैटेगराइज करते हैं। क्लियर? अब देखो, भारत में
भारत में, ये मैप दिखाई दे रहा है? हाँ, देखो भारत में ना ये जो इतना सेक्शन है नीचे वाला, ये इसे कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, नीचे वाला सेक्शन जो कहलाता है क्या कहलाता है? पेनिनसुलर इंडिया। बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। और इस पेनिनसुलर इंडिया का जो निचला सेक्शन है जो मैंने यहाँ मार्किंग करी है, किसके किसके बीच का है? ये है, इधर वेस्टर्न घाट है और इधर ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच वाला जो सेक्शन है उसे कहते हैं डेक्कन प्लेटू। क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू पूरी आमतौर पर अगर देखा जाए उसे ही हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। क्या कहेंगे? पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू। देखो ये पेनिनसुलर प्लेटू दो भाग में डिवाइडेड है। इसको दो भाग में कौन डिवाइड करती है? तो देखो यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, बराबर। नर्मदा नदी इस पेनिनसुलर प्लेटू को दो भाग में डिवाइड कर देती है। नर्मदा नदी के साउथ वाला जो सेक्शन कहलाता है उसे कहते हैं डेक्कन प्लेटू। क्या कहलाता है? डेक्कन प्लेटू। और नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो सेक्शन कहलाता है उसे कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, यानी मिडिल अप लैंड या हाई लैंड। मिडिल हाई लैंड। इसको ये वाला जो सेक्शन है पूरा, समझ आया क्या? ये वाला सेक्शन क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती उच्च भूमि या मिडिल हाई लैंड। मिडिल हाई लैंड। तो पेनिनसुलर प्लेटू को कौन सी नदी दो भाग में डिवाइड करती है? कौन सी नदी? आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर। नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। नर्मदा रिवर पेनिनसुलर प्लेटू को दो भाग में डिवाइड करती है। कौन कौन सा वो दो भाग है? मिडिल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये हो गया मिडल हाईलैंड। मिडल हाईलैंड और नीचे वाला सेक्शन हो गया डेक्कन प्लेटू। अब देखो ये डेक्कन ना कई पोर्शन से, कई प्लेटू से मिलकर के बना हुआ है। समझ आ रहा है क्या? डेक्कन प्लेटू कई प्लेटू से मिल करके बना हुआ है। क्लियर है? हाँ, अब मैं समझाता हूँ कि वो कौन कौन से प्लेटू है जिससे मिल करके ये बना हुआ है। देखो तो इसमें हमें देखने को मिलेगा ये, जैसे ये महाराष्ट्र का ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, मालदा। मालदा नहीं, विदर्भ। इसको विदर्भ कहते हैं। महाराष्ट्र के सेक्शन इसे विदर्भ प्लेटू। छत्तीसगढ़ का ये जो एरिया है, छत्तीसगढ़ का, इसे बस्तर कहते हैं, बस्तर प्लेटू। सुकमा सुकमा, जगदल, दंतेवाड़ा, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? बस्तर, है ना? तीनों को मिलाकर के बस्तर कहा जाता है। तो बस्तर प्लेटू, बस्तर प्लेटू। छत्तीसगढ़ के एरिया को क्या कहते हैं? बस्तर प्लेटू। महाराष्ट्र का ऊपर वाला सेक्शन क्या कहलाता है? विदर्भ प्लेटू। विदर्भ प्लेटू, विदर्भ प्लेटू। और ये छत्तीसगढ़ का बस्तर प्लेटू, बस्तर प्लेटू। तेलंगाना का तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश प्लेटू, आंध्र प्रदेश प्लेटू, आंध्र प्रदेश प्लेटू। और ये जो कर्नाटका का है धारवाड़ प्लेटू, धारवाड़ प्लेटू, धारवाड़ प्लेटू। और तमिलनाडु में तमिलनाडु प्लेटू, तमिलनाडु प्लेटू। समझ में आया? महाराष्ट्र का ये ऊपर वाला सेक्शन क्या कहलाएगा? विदर्भ प्लेटू। छत्तीसगढ़ बस्तर, छत्तीसगढ़ बस्तर, छत्तीसगढ़ बस्तर। ठीक है, उसके बाद ये अगर तेलंगाना, तेलंगाना प्लेटू। ठीक है, मैं ऐसे नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक है, अगर बात करें ये 5 नंबर इधर, ठीक है, एक नंबर
विदर्भ, विदर्भ। 2 नंबर बस्तर, बस्तर। 3 नंबर तेलंगाना, तेलंगाना। 4 नंबर आंध्रा प्लेटू, आंध्रा प्लेटू। 5 नंबर धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़। 6 नंबर तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो देखो ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं ओवरऑल में डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ओवरऑल में मिलकर के क्या बनाते हैं डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर वाला हम सेक्शन चलते हैं जो मिडिल हाईलैंड है। ठीक है, मिडिल हाईलैंड। इसमें अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा विंध्याचल माउंटेन रेंज, है ना, विंध्याचल माउंटेन रेंज। तो विंध्याचल माउंटेन रेंज के पास वाला जो एरिया कहलाएगा विंध्याचल प्लेटू। विंध्याचल माउंटेन रेंज के पास वाला एरिया विंध्याचल प्लेटू, विंध्याचल प्लेटू, विंध्याचल प्लेटू। ये जो राजस्थान वाला सेक्शन है और मध्य प्रदेश का सेक्शन है, अगर इसे कवर करते हैं तो ये कहलाता है मालवा प्लेटू, मालवा। ठीक है, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू। ठीक है, उसके आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। और उसके आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा बघेलखंड, 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 बघेलखंड। ठीक है, झारखंड में घुस जाएंगे तो झारखंड को कहते हैं छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। समझ में? छोटा नागपुर। और इसी छोटा नागपुर का एक हिस्सा चला गया है मेघालय में, जिसे कहेंगे मेघालय, मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू। कहेगा कि छोटा नागपुर और मेघालय प्लेटू के बीच का जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट। ठीक है, मालदा फॉल्ट। ठीक है, मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट, फॉल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिस्सा जो बांग्लादेश है ये जाकर के ऐसे धंस गया है। ठीक है, समझ आ रहा क्या? ये जो बांग्लादेश है ये धंस गया है, इसीलिए गंगा यहाँ जाके गिर जाती है, ब्रह्मपुत्र यहीं जाके गिर जाती है, तो ढलान मिल जाता है ना नदियों को। ठीक है, ये सेक्शन इतना ऊपर वाला जो मिडिल हाईलैंड है ये कवर हो गया। 1 नंबर क्या है? मालवा। 2 नंबर बुंदेलखंड। 3 नंबर बघेलखंड। 4 नंबर छोटा नागपुर। 5 नंबर मेघालय। 6 नंबर ये विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल प्लेटू, विंध्याचल प्लेटू। तो कहेगा कि मिडिल हाईलैंड कितने प्लेटू से मिलकर बना हुआ है? तो 6। कौन कौन सा? कौन कौन सा? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, विंध्याचल और मेघालय। ठीक है, अच्छा इसी बुंदेलखंड की थी कौन? बुंदेलखंड की थी कौन? मस्तानी बाई। यस, अरे वही मस्तानी बाई, वो जो मूवी आई थी इंडिया की है, क्या देखती है तू मूवी? ठीक है, वो यहीं की रहती है। अच्छा, ये सारे के सारे प्लेटू के बारे में एक चीज तो समझ में आ गया। अब मैं सवाल पूछता हूँ एक चीज, बताओ तो जो प्लेटूज होंगे, ठीक है, जैसे तो ज्यादा ऊपर हो गया इसमें, इसको मैं कॉपी कर लूँ, पेस्ट। अगर मैं इससे पूछूं ये बताओ ये जो प्लेटूज है, क्या प्लेटूज खेती के लिए यूजफुल होंगे? नहीं, प्लेटू खेती के लिए यूजफुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो परत है, एक तो ये बहुत हाई होते हैं, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं,
तो यहाँ पर पानी की समस्या हो जाएगी, ठीक है, पानी की समस्या हो जाएगी, है ना, कि तुम ड्रिल नहीं कर पाओगे। अगर सोचो समुंदर यहाँ है और वाटर लेवल हमारा कहीं इससे और नीचे होगा, तुम 1000 जो मीटर है तुम उसके नीचे तुम ड्रिल करना है, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, है ना। जब और दूसरी बात, ये जो प्लेटू बना होता है ये ज्वालामुखी के फटने से कई बार लेयर दर लेयर परत चढ़ने से बनी होती है, जिसकी वजह से ये जो परत होती है, जो लेयर होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है, इसलिए इसमें ड्रिल करना और ही मुश्किल है ना। क्योंकि ये ज्वालामुखी से बनी होती है, इसमें बहुत सारे हमें मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कहीं कहीं से हमें कोयला देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं से हमें गोल्ड देखने को मिल जाएगा, कहीं से आयरन देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे धारवाड़ का जो पठार है, धारवाड़ का पठार, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, कुद्रेमुख कर्नाटका में, कुद्रेमुख आयरन ओर, यहीं पर जो कि केजीएफ गोल्ड फील्ड, यहाँ छोटा नागपुर हमें कोयला, है कि नहीं। तो ये जो पठार होते हैं ये खेती के लिए अच्छे नहीं बल्कि मिनरल्स के लिए अच्छे होते हैं। दे आर गुड, दे आर रिच फॉर द मिनरल्स, ठीक है। क्या इस प्लेटू से नदियां निकल सकती हैं? हाँ, प्लेटू से नदियां निकल सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ नर्मदा, तो नर्मदा तो एक प्लेटू पर ही है ना। यहीं से फिर नीचे से हमें ताप्ती देखने को मिल जाती है, ये भी एक प्लेटू पर ही बसा हुआ है कि नहीं। तो प्लेटू से नदियां निकल सकती हैं। अच्छा, क्या इन नदियों में, प्लेटू से जो नदियां निकलेंगी, इन नदियों में सिल्ट ज्यादा होगा? सिल्ट मतलब कचरा होगा क्या? यस। क्यों नहीं होगा? अच्छा। अच्छा, क्यों होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? ओके, देखो, ध्यान रखने वाली बात कि यहाँ से जो नदियां हैं, इन नदियां का एक नेचर क्या होता है, ये लोग चीजों को काटती जाती है, चाहे पहाड़ हो चाहे कुछ भी हो, काट देती हैं। लेकिन ये जो एरिया है ये इतना स्ट्रांग है कि इसको काटना नदियों के भी बस में नहीं रह पाता है, ठीक है। इसलिए नदियां जब इरोड करती हैं, इरोजन करती हैं, तो बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट में करती हैं, और यहाँ पर पत्थर ज्यादा निकलते हैं एज कम्पेयर टू सॉइल, ठीक है। और वहीं अगर हम गंगा की बात करते हैं, अगर, ठीक है, जैसे मैं तो थोड़ा कॉपी कर लूँ गंगा की, तो गंगा जब यहाँ उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तराखंड में तो उसे क्या मिल जाता है, पहाड़ माउंटेन मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये यूपी यूपी बिहार में एंट्री मारेगी, ठीक है, यूपी बिहार में एंट्री मारेगी, ये मैदानी इलाका मिल जाता है, और मैदानी इलाकों को ये बहुत तेजी से काटती रहती है, जिसकी वजह से इनमें हमें कचड़े देखने को ज्यादा मिल जाते हैं। बात समझ में? तो इसलिए याद रखना कि अपलैंड या प्लेटू से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, ठीक है, उन नदियों में हमें सिल्ट देखने को नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम मात्रा में सिल्ट देखने को मिलेगा। समझ में आया क्या? प्लेटू में, अरे बारिश होता है, बारिश का पानी आते रहता है वहां से, और जब यहाँ पर अगर कोई लेक वगैरह टाइप बन गया होगा, ठीक है, लेक वगैरह टाइप बन गया हो तो उसमें पानी जमा रहेगा, वहां से आते रहता है पानी। हाँ, इसलिए ये सारी की सारी नदियां सदा नीरा नहीं, मतलब कि हमेशा नहीं बहती रहती। लेकिन वहीं अगर हम गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्रा की बात करें, तो ये सब क्या है, ये मतलब कि 12 महीने बहती रहती हैं, सदा नीरा जिसे कहते हैं, सदा नीरा, है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर से, इनका जो पानी आता है ये ग्लेशियर से आता है, इंडस हमेशा बहता है, ग्लेशियर से आता है। इसलिए ये सब जो नदियां रहती हैं ये सिर्फ बारिश के टाइम पीरियड में ही फ्लो करती हैं ज्यादातर, ठीक है, बाकी थोड़ा मोड़ा पानी इनमें रहता है। क्लियर हुआ है क्या है? तो प्लेटू के बारे में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक नंबर, कि पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, समझ लो, मैं यहाँ कट मार रहा हूँ, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पर मिनरल्स रिच है, ठीक है, मिनरल्स रिच है। मिनरल्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कोल, ठीक है, आयरन, आयरन, गोल्ड, ठीक है,
तो कोल, आयरन, गोल्ड। कहेगा कि कोल, कोल सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है, कौन से प्लेटू से? छोटा नागपुर, नागपुर, ठीक है। और आयरन और गोल्ड, आयरन गोल्ड धारवाड़, धारवाड़, ठीक है। और गोल्ड को बात करेंगे तो केजीएफ, मतलब स्पेशली अगर लोकेशन पूछेगा तो केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। और आयरन के लिए कुद्रेमुख, आयरन और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, समझा? अब देखो, जैसे ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये तुम्हारा बुंदेलखंड वाला, बुंदेलखंड में हमें पन्ना, खजुराहो ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो बघेलखंड है, बघेलखंड में हमें जो है ये सिंगरौली, सबसे कहेगा कि कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ से मिलती है, तो सिंगरौली से, सिंगरौली, हाँ, सिन्हौली नहीं, सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली, सिंगरौली यहाँ यहाँ है, इस सेक्शन में आएगा, ठीक है। इस सेक्शन में ये जो हमारा क्या कहते हैं बघेलखंड वाला है ना, बघेलखंड वाला प्लेटू उसमें आएगा, ठीक है। हाँ, तो कहेगा कि सबसे मोटी कोयले की परत, सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ से मिलती है, सिंगरौली। कहेगा किस प्लेटू से, बघेलखंड से। कहेगा सबसे अधिक अमाउंट में कोयला कहाँ से मिलता है, कोयला बुंदेलखंड से, छोटा नागपुर, कोयला छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर से। कहेगा कि प्लेटू में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, मिडल हाईलैंड या ये दक्कन, हार्डेस्ट दक्कन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ से क्या फटा था, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के जो लावा था सब यहाँ पर फैला हुआ है, इसलिए ये एरिया एकदम हार्डेस्ट है, इसलिए यहाँ की मिट्टी भी काली है, समझा है क्या? हाँ, तो प्लेटू से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, क्लियर हुआ? ओके, देखो पूछता है इसमें दो चीजें कि सबसे लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है, तो लार्जेस्ट प्लेटू की अगर बात करेंगे तो हमारा डेक्कन आ जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट प्लेटू डेक्कन। लेकिन कहेगा कि सबसे हाइटेस्ट प्लेटू कौन सा है, तो लद्दाख, 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 ठीक है। कहेगा भारत में सबसे ऊंचा प्लेटू लद्दाख, और सबसे लार्जेस्ट बड़ा डेक्कन, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीजें याद रख लेना, जैसे तीसरा लार्जेस्ट प्लेटू, लार्जेस्ट प्लेटू डेक्कन, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट प्लेटू, हाईएस्ट प्लेटू लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, हाईएस्ट प्लेटू लद्दाख। इतना चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट लास्ट बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं नंबरिंग डालूंगा, बताना, बताना कि ये जो मैंने मार्किंग किया है इसको क्या कहते हैं, अब कौन सा प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू को दो भाग में डिवाइड करती है कौन सी नदी, नर्मदा। नर्मदा के नॉर्थ में जो प्लेटू होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिड हाई अपलैंड या मिड हाईलैंड, ठीक है, मिड हाईलैंड। और नीचे वाले सेक्शन को क्या कहते हैं, डेक्कन। डेक्कन में मैंने एक नंबर मार्क कर रहा हूँ, बताना क्या कहलाता है, विदर्भ 2 नंबर, बस्तर 3 नंबर, तेलंगाना 4 नंबर, आंध्र प्रदेश 5 नंबर, धारवाड़ 6 नंबर, तमिलनाडु। मैं मिड हाईलैंड में मार्क कर रहा हूँ, बताना 1 नंबर, मालवा 2 नंबर, विंध्याचल 3 नंबर, बुंदेलखंड 4 नंबर, बघेलखंड 5 नंबर, 6 नंबर मेघालय, ठीक है। छोटा नागपुर और मेघालय को कौन सा फॉल्ट अलग करता है, मालदा फॉल्ट।
सबसे अधिक अमाउंट में कोयला कहाँ से मिलता है? छोटा नागपुर। आयरन और गोल्ड कहाँ से मिलते हैं? धारवाड़। सबसे हाईटेस्ट या हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है? डेक्कन। ठीक है, यहाँ सारा का सारा चीज क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं भारत में पाए जाने वाले कुछ लेक्स के बारे में। ठीक है, लेक्स। अच्छा, लेक किसे कहते हैं? यस, तो तुम्हारे गांव में बहुत सारा लेक होगा। लेक्स इसे कहेंगे, लेक्स। मैंने सब कुछ बताया है। बरोबर। ऐसा वाटर सोर्स या ऐसा वाटर बॉडी जिसका सोर्स ग्राउंड वाटर हो, जो बारिश के पानी पर डिपेंड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है। तो लेक कभी भी सूखता नहीं है, लेकिन अगर गढ़ा गुड़ही पोखरा पोखरी रहेगा तो वो सूख जाएगा। और गढ़ा गुड़ही पोखरा पोखरी का सोर्स नीचे नहीं होता है, वो बारिश होता है। ठीक है, तो इसका जो सोर्स रहेगा, वाटर सोर्स, ठीक है, ग्राउंड वाटर। वाटर सोर्स जो है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। तो ये चीज याद रखना बस। ठीक है, तो लेक कहलाएगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि भारत में कौन कौन से लेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखो भारत में वैसे लेक को हिंदी में क्या कहते हैं? झील। ठीक है, झीलों की कमी तो ऐसे है नहीं। अगर हम बात करते हैं, हमें जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा जो है वुलर लेक, डल लेक। ठीक है, वुलर लेक, डल लेक। अच्छा, लेक के बारे में पढ़ाऊं उससे पहले कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। लेक जैसे जिस जिस वाटर बॉडी का पानी हम लोग पी सकते हैं उसे हम लोग मीठा पानी कहते हैं, यानी स्वीट वाटर। ठीक है, या फ्रेश वाटर क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर। और जो पानी हम नहीं पी सकते हैं उसे हम सलाइन वाटर कहते हैं, सलाइन वाटर। ठीक है, तो ये दो तरीके के वाटर याद रखना, सलाइन या ब्रैकिश वाटर। ठीक है, जिस पानी को हम पी सकते हैं उसे क्या कहते हैं? मीठा पानी या फ्रेश वाटर। और जिसे हम नहीं नहीं पी सकते हैं उसे हम सलाइन वाटर कहते हैं। क्लियर है? आवाज जा रही है? मुझे नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। अब देखो, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में हमें दो लेक मेजर है, कूलर लेक और डल लेक। कूलर लेक और डल लेक। ठीक है, कूलर लेक और डल लेक। ठीक है, कूलर लेक और डल लेक। मैं डल लेक के बारे में दिखाता हूँ। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में एक कितना जो है यूजफुल हो सकता था। ठीक है, डल लेक। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन इंडिया। यहाँ पर लोग पतले पतले नाव बना करके लोगों को सैर करवाते हैं और उनसे इनकी क्या होती है? इकोनॉमी फ्लरिश होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की वजह से इनका ये पूरा का पूरा जो इकोनॉमी होता है वो चौपट हो जाता है। लोगों को डर लगा रहता है कि कब कौन सा आतंकवादी हमला हो जाए, इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ जाने से अवॉइड करते हैं। लेकिन ये पानी, ये दिखाई दे रहा है, हाँ, तो कहेगा कि जैसे कि अगर कोई पूछेगा कि चलो जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड कर सकती है, तो यहाँ पर नाव चला करके लोग बोट पर, ठीक है, बोट स्टीमिंग इन सब पर इनकी इकोनॉमी डिपेंड कर सकती है। लेकिन
यहाँ के लोग ही इस बात को नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे? अगर लोग यहाँ के आतंकवादियों का साथ देना छोड़ दे और वो गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करे, ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर स्टेबिलिटी आ सकती है। हालांकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद काफी हद तक हालात इसमें सुधरे हैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ इंस्टेबिलिटी चल ही रही है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में हमें क्या देखने को मिलेगा? डल लेक और उलर लेक। ठीक है, डल लेक और उलर लेक कहाँ देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर में बहुत सारे और लेक हैं, लेकिन उन लेक्स को पहचानने का एक ट्रिक है कि इनके ना नाम के पीछे ना नाग या नागिन लगा रहता है। जैसे वैरी नाग, कहेगा वैरी नाग लेक कहाँ पर पाया जाता है? वैरी नाग, नाग, तो ये भी जम्मू कश्मीर में। वैरी नाग जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। नागिन लेक, नागिन लेक जम्मू कश्मीर में, नागिन लेक जम्मू कश्मीर में। समझा क्या? हाँ, तो हमें जम्मू कश्मीर में पहले तो दो मेन लेक कौन कौन से? उलर और लेक, उलर और डल, उलर और डल, उलर एंड डल, उलर और डल, उलर और डल। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, उलर और डल, उलर और डल। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर से नीचे उतरेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ना जितने भी लेक होंगे उनके पीछे लगा रहेगा ताल है। क्या लगा रहेगा? ताल। तो कहेगा नौकुचिया ताल लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल, ऊपर ताल, देवताल। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने भी लेक रहेंगे क्या उसके उनके पीछे क्या लगा रहेगा? ताल है। लेकिन कहेगा रामगढ़ ताल, तो गोरखपुर यूपी में, यूपी में। ठीक है, रामगढ़ ताल कहाँ है? यूपी में। रामगढ़ ताल यूपी में। जम्मू कश्मीर में कौन से दो लेक? उलर और डल, उलर और डल। ठीक है, मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, उलर और डल। ठीक है, उसके बाद आए हम कहाँ पे? यहाँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कैसे पहचानेंगे? नहीं, जम्मू कश्मीर में ही नाग लगा रहेगा। ठीक है, नाग नागिन तो जम्मू कश्मीर में लगा रहेगा, लेकिन यहाँ लगा रहेगा ताल है, ताल है। जैसे ऊपर ताल, ऊपर ताल, ऊपर ताल। नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, देव ताल, देव ताल। ठीक है, देव ताल। ठीक है, लेकिन कहेगा रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल कहाँ मिलेगा? यूपी में। रामगढ़ ताल यूपी में। तो उत्तराखंड में पाए जाने वाले लेक्स? ठीक है, ऊपर ताल, नौकुचिया ताल, देवताल। उत्तराखंड में पाए जाने वाले लेक? जम्मू कश्मीर उलर और डल। उत्तराखंड ऊपर ताल, नौकुचिया ताल, देवताल। जम्मू कश्मीर उलर और डल। यूपी रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। अब बिहार में आएंगे तो बिहार में मिलेगा काबर लेक, काबर लेक। कौन सा लेक? काबर लेक, काबर लेक। तो काबर लेक कहाँ मिलेगा? बिहार में। रामगढ़ ताल यूपी में। ठीक है, अब बिहार से ऊपर जाएंगे तो सिक्किम में हमें मिलेगा चोलामू, 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 चोलामू। ठीक है, चोलामू। तो बताओ जो है काबर लेक कहाँ है? चोलामू सिक्किम में,
सोलामू सिक्किम में, सोलामू सिक्किम में, ठीक है। काबर लेक बिहार में। उत्तराखंड में पाए जाने वाले लेक्स, 4 बार बोलो मेरे साथ। देवताल, ऊपरताल, नौकुचिया ताल। देवताल, खूपरताल, नौकुचिया ताल। देवताल, खूपरताल, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल। यूपी में पाए जाने वाले लेक, रामगढ़ ताल। बिहार, काबर लेक। सिक्किम, सोलामू, ठीक है, सोलामू। मणिपुर में हमें मिलेगा लोकटक, लोकटक, लोकटक। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक, लोकटक। सिक्किम, सोलामू। बिहार, खादर नहीं, काबर, काबर से काबर। यूपी, रामगढ़ ताल, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, उड़ीसा। उड़ीसा में हमें मिलेगा चिलिका लेक। क्या मिलेगा? चिलिका लेक, चिलिका लेक, चिलिका लेक। अब देखो, समुन्द्र के किनारे पाए जाने वाले लेक को हम लगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लगून, ठीक है। तो चिलिका लेक, लगून तो है, पाया कहाँ जाता है? उड़ीसा में। चिलिका लेक उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। 7वां नंबर है, क्या हो जाएगा? सोलामू के बाद लोकटक, लोकटक। 8वां नंबर चिलिका, चिलिका, ठीक है, चिलिका, ठीक है। इतना ही क्लियर हुआ। चिलिका लेक कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, चिलिका लेक उड़ीसा में। ओके, उसके बाद उड़ीसा से नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमें मिलेगा कोलेरू लेक। क्या मिलेगा? कोलेरू, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। और यहाँ नीचे मिलेगा पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, पुलिकट लेक। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से? कोलेरू और पुलिकट, कोलेरू और पुलिकट, कोलेरू और पुलिकट, ठीक है, कोलेरू और पुलिकट। चिलिका लेक कहाँ है? उड़ीसा में। कोलेरू, पुलिकट। मणिपुर में कौन सा लेक? बिहार में। सिक्किम, उत्तराखंड, देवताल, नौकुचिया ताल, खूपरताल, है ना। देवताल, नौकुचिया ताल, खूपरताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खूपरताल। उड़ीसा में चिलिका, उड़ीसा में चिलिका। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट, कोलेरू और पुलिकट, कोलेरू और पुलिकट, कोलेरू और पुलिकट। हमें तेलंगाना में देखने को मिलेगा हुसैन सागर, हुसैन सागर, हुसैन सागर, हुसैन सागर। हुसैन सागर लेक कहाँ है? तेलंगाना। हुसैन सागर, हुसैन सागर, तेलंगाना। नीचे आते हैं केरला। केरला में हमें मिलेगा पेरियार, अष्टमुडी और बेम्बेनाड। केरला में कितने लेक? 3। कौन कौन से? पेरियार, पेरियार, अष्टमुडी, अष्टमुडी और बेम्बेनाड, बेम्बेनाड, ठीक है, बेम्बेनाड। तो पेरियार, अष्टमुडी और बेम्बेनाड, पेरियार, अष्टमुडी, वेम्बेनाड, पेरियार, अष्टमुडी और वेम्बेनाड, पेरियार, अष्टमुडी और वेम्बेनाड, ठीक है, वेम्बेनाड। क्लियर है। महाराष्ट्र में हमें मिलेगा लोनार, लोनार, लोनार।
महाराष्ट्र में लोनार, लोनार, लोनार। राजस्थान में हमें मिलेगा सांभर लेक, सांभर लेक, सांभर लेक। ठीक है, राजस्थान में याद रखना सांभर और लेक के साथ साथ डिडवाना, डिडवाना, डिडवाना। ठीक है, सांभर, डिडवाना। वहीं पर याद रख लेना राजसमंद, पिछौला, राजसमंद, पिछौला। राजस्थान में सांभर, डिडवाना, राजसमंद, पिछौला, राजसमंद, पिछौला। ठीक है, तो राजस्थान में कितने याद रखने हैं? 4। कौन कौन से? सांभर, डिडवाना, राजसमंद, पिछौला। ठीक है, राजसमंद, पिछौला। समझा? अच्छा, यहाँ ध्यान दो, अगर कोई ऊपर से ना मीटेरॉइड आया है और जमीन पर गिर गया है धड़ाम, और उसकी वजह से कोई लेक बन गया है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रेटर लेक। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर लेक। लेकिन लेकिन कोई वोल्केनो है, ठीक है, वोल्केनो, वो फूट के पहले धड़कता था, इसमें से लावा बाहर निकलता था, उसके बाद ये बहुत हो गया कि ये डेड हो गया, और जब डेड हो गया तो इसके मुंह में पानी भर जाए। ठीक है, इसके मुंह में पानी भर जाए तो ये भी एक लेक का फॉर्म हो जाता है, लेक बन जाता है। तो ऐसे लेक को कहा जाता है काल्डेरा। क्या कहते हैं? काल्डेरा। ठीक है, काल्डेरा, काल्डेरा। समझा? काल्डेरा लेक। तो वोल्केनो के मुंह से बना लेक काल्डेरा, और मीटेरॉइड के गिरने से बना लेक क्रेटर कहलाता है। समझा क्या? क्रेटर कहलाता है। समुद्र के किनारे बना लेक लगून कहलाता है, लगून कहलाता है। समझा? ओके, अब कुछ चीजें, जैसे कहेगा कि भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा लेक डल लेक। ठीक है, मीठे पानी का सबसे बड़ा लेक डल लेक। लेकिन अगर कहेगा कि भारत का सबसे बड़ा लेक चिलिका लेक, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लेक चिलिका लेक, चिलिका लेक। कहेगा कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक चिलिका लेक। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक चिलिका लेक। कहेगा भारत का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट खारे पानी का लेक वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक, है ना। भारत का सबसे लंबा खारे पानी का लेक वेम्बनाड लेक। कहेगा भारत का सबसे खारा लेक मोस्ट सलाइन लेक इन इंडिया सांभर लेक, सांभर लेक, सांभर लेक। ठीक है, कहेगा भारत का सबसे ऊंचा लेक चोलामू लेक, चोलामू लेक। ठीक है, हाईएस्ट, हाईएस्ट लेक इन इंडिया चोलामू लेक, चोमू नहीं रे, चोलामू, चोलामू लेक। ठीक है, चोलामू लेक। भारत का एकमात्र लेक जिस पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकटक लेक, लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक। ये सारे के सारे लेक समझ में आ गए। समुद्र के किनारे बनने वाले लेक को क्या कहते हैं? लगून। और मेटेरॉइड से बनने वाले लेक को क्रेटर। ठीक है, और वोल्केनो से बना लेक काल्डेरा, काल्डेरा। भारत का सबसे लंबा लेक, यस, वेम्बनाड नहीं, वेम्बनाड, वेम्बनाड। भारत का सबसे बड़ा लेक, भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा लेक, भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा लेक, मोस्ट खारे पानी का सबसे बड़ा चिलिका, मोस्ट सलाइन, सलाइन लेक इन इंडिया सांभर। ठीक है, तो इतना सारा का सारा क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत कहीं? तो इस तरीके से हमारा ये जो ये वाटरफॉल कर रहा हूँ, ये जो लेक है वो खत्म होता है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और हम लोग वाटरफॉल के बारे में करेंगे। ठीक है।